हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर चैंपियंस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सी ए प्रणव पोपट। आई एम द फैकल्टी फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एट सी इंटरमीडिएट लेवल। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी एक स्टूडेंट दिग्वी महेश्वरी, हु इज फ्रॉम सिलचर असम, शी हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 49 इन सी इंटरमीडिएट सितंबर 2025 एग्जामिनेशन। सो अ बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस दिग्वी टू यू एंड योर पेरेंट्स। थैंक यू सर। हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत ही सरियल मोमेंट लग रहा है मेरे को तो बिलीव भी नहीं हुआ पहले कि रैंक आया भी है। Oh. तो उसे 2-3 बार क्रॉस चेक करना पड़ा मेरे को। हाँ, मतलब एक रियलिटी चेक करने के लिए दो तीन बार अपन ने वापस डेटा डाल के फिर हाँ। से आपने रिफ्रेश किया होगा। अरे वाह! सो ये- व्हाट वाज दैट मोमेंट जब आपका, मतलब, आई थिंक 11 बजे के आसपास रिजल्ट आया है ना अपना, पौने हाँ, 11। तो उस समय यू वर लाइक ऑलरेडी यू वर चेकिंग द रिजल्ट, सब लोग साथ में थे, क्या मोमेंट क्या था उस समय आपका? मैं तो बस वेबसाइट को रिफ्रेश कर रही थी कि रिजल्ट आया नहीं आया, आया नहीं आया। अच्छा, सडनली ओपन हो गया होगा तो धक धक हाँ, हार्ट बीट बढ़ गई होगी आपकी। एकदम। राइट। और जैसे ही आपने पास रिजल्ट देखा, फिर आपने सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था? किससे बात करी आपने? मेरी मॉम से। अच्छा, फिर तो आवाज निकल उनके गई होगी साथ ही एकदम। बोला था मैंने रिजल्ट। एकदम खुशी से आवाज निकल गई होगी कि यू क्रैक्ड हाँ। इट, राइट? सही। या और मम्मी का रिएक्शन? वो तो एकदम खुश हो गई। लाते ही बस मिठाई खिलाया रिजल्ट देख के। अच्छा, उनकी आंखों में जो खुशी देखी होगी वो प्रीशियस होगी, राइट? यस। वो ऐसी आज तक नहीं देखी। अलग ही रहता है यार भाई। और मतलब बीइंग, देखो, एक होता है कि एकेडमिकली तो हमने अच्छा परफॉर्म आपने किया ही होगा इतने सालों से, बट सीए में वो चीज करना है तो उसका एक अलग खुशी रहता है पेरेंट्स को, बिकॉज दे नो कि ओवरऑल कितना टफ कोर्स है, और आजकल तो परसेंटेजेस भी इतने स्ट्रांग हो गए हैं। तो अगेन यार, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैं सर। सभी स्टूडेंट्स के बिहाफ पे कुछ आपसे चीज़ें जानना चाहूंगा, क्योंकि रिसेंटली आपने एग्जाम क्लियर किया है, तो आपके माइंड में भी चीज़ें ताज़ा हैं। उसके बाद आप भी आर्टिकलशिप में चली जाएंगी, फाइनल में चली जाएंगी, तो इंटर की चीज़ें धीरे धीरे धुंधली हो जाएंगी। तो हम जल्दी से हम्म। आपसे जो है कुछ नॉलेज ले लेते हैं, और वो एक बार स्टोर करके लगते थे यूट्यूब में, ताकि आने वाले जो बाकी बच्चे हैं हमारे, वो उस नॉलेज को ले पाएं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कॉस्ट, मैं पहले कॉस्टिंग स्पेसिफिक बात कर लेता हूँ, फिर जनरल बात करूंगा। तो कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट जो है, अपने आप में नया सब्जेक्ट होता है, न्यूमेरिकल तो है, लेकिन उसमें जो माइंडसेट या अप्रोच है ना, वो स्टार्टिंग में बड़ा नया सा लगता है कि क्या हो रहा है। तो जब आपने पहली बार पढ़ा, आपके जो वो 3-4 महीने होंगे क्लासेस वाले, वो फेज आपका कैसा था? हाउ वाज द बिगिनिंग एंड हाउ आर द क्लासेस? आपने जब स्टार्ट किया था तब तो काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा था सब्जेक्ट, बट ये भी था कि क्वेश्चन बन भी नहीं रहा था मिडिल मिडिल में। बट फिर वही प्रैक्टिस के साथ आपका समझाने का तरीके से सब समझ में तो आ ही गया था। बट वही प्रैक्टिस थोड़ा मेरे को ज्यादा चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ गया बट वो सॉल्व नहीं हो रहा था। तो उस पर थोड़ा टाइम देना पड़ा मेरे को एक्स्ट्रा। सो कहीं ना कहीं बाकी कॉस्टिंग कॉस्टिंग। रैंकर्स भी हो अगर कोई, तो भी मैंने ये कॉमन देखा कि कॉस्टिंग सब्जेक्ट इनिशियली थोड़ा तो परेशान करता है, मतलब कि हाँ। समझ आ गया, लेकिन क्योंकि ना तो कोई फॉर्मेट है, ना तो कोई हम्म। पैटर्न है, तो एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करना है, इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आपने देखा होगा, मैं क्लास में सजेस्ट करता था कि थोड़ा पेशेंस रखना। तो क्या 1-2 महीने बाद आपको फिर लाइक ग्रिप बनने लगी थी सब्जेक्ट के अंदर? वेब बनने लग गई थी। ग्रिप बनने लगी थी। अच्छा, हम लोग क्लासेस के दौरान आपने देखा होगा, हम चैप्टर वाइज टेस्ट भी करते हैं, तो आप वो टेस्ट देती हाँ। थी क्या? हाँ, मैं देती थी। और आप लाइव करते थे क्लासेस या रिकॉर्डेड करते थे? मैं रिकॉर्डेड मोड में देखती थी। बट मैं टेस्ट जब आता था तो पूरा टाइम टेस्ट का लेके उस टाइम ही दे देती थी, जब क्लास में हो रहा है। बेसिकली जब आपका, आप उस वीडियो को देख रहे हो उस समय जब टेस्ट हो रहा है, तो आप भी टेस्ट दे देते थे, उसको स्किप नहीं करते हाँ। थे उस वीडियो को? नहीं, स्किप नहीं करती थी। अच्छा, तो ये यूजफुल था आपके लिए टेस्ट वाला पोर्शन? हाँ, ये काफी यूजफुल था। एक चैप्टर का स्किप किया था फिर वो वापस कभी दिया ही नहीं। हाँ, जो एक चैप्टर छूटा वो आज तक कभी नहीं हम्म। दे पाए, इससे अच्छा जब हो रहा है तभी दे दो। अच्छा, तैयारी हाँ। कम लगे ज्यादा लगे उससे फर्क नहीं पड़ता ना। टेस्ट देना अपने आप में एक प्रैक्टिस है, हाँ। जो और जब अदरवाइज नहीं उसमें होती। जब सम सॉल्व हो जाता है तो थोड़ा मोटिवेशन भी आ जाता है कि हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ, एक बूस्टर भी मिलता है। ये भी बात हाँ। सही है। अच्छा, बैचेस के एंड में जब, मतलब कॉम्पेंडियम हम लोग सब कंप्लीट करने के बाद, पीवाई क्यू आरटीपी का मेरा अप्रोच थोड़ा सा अलग था, लाइक हाँ।
मैं लास्ट में करवाता था और थोड़ा स्पीड में करवाता था, समरी शीट हम्म। बनाकर, एनालिटिकल शीट बनाकर। आपने भी उसे फॉलो किया था या फिर अपने कोई दूसरा तरीका यूज किया था पीवाई क्यू आरटीपीस के मैंने लिए? उसे फॉलो किया था। अच्छा। सो लाइक आपने क्लास के दौरान ही पीवाई क्यू आरटीपी कंप्लीट कर लिया था जब मैंने बैच में कराया था? पूरा कंप्लीट नहीं किया था, कुछ चैप्टर्स का रह गया था क्योंकि थोड़ा सिलेबस बाकी का थोड़ा मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। अच्छा। बट एंड तक कंप्लीट कर लिया था। ओके। सो ओवरऑल अगर मैं बैच में आपसे बोलूँ तो व्हाट वर द गुड थिंग्स जो आपको लगती हैं, एक दो पॉइंट, कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी? आई थिंक अपन टेस्ट का तो बोल सकते हैं। टेस्ट तो सबसे अच्छा था। और दूसरा? बाकी जो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते थे ना मिडिल में सॉल्व करने के लिए होमवर्क में, डीपीक्यूज और में? जो आप नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाते हो, वो मेरे को अच्छा लगा क्योंकि उससे मेरा एक बार का खुद से भी प्रैक्टिस हो जाता था। तो आप उसे सिंसियरली करते थे मतलब होमवर्क्स को? हाँ, मैं उसे करती थी। दैट्स ग्रेट। तो जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इंटरमीडिएट के कि हम सर 3 क्लासेस, मान लीजिए एक ग्रुप एट अ टाइम पढ़ रहे हैं, तो हम्म। 3 क्लासेस करने के बाद थक जाते हैं तो घर जाके फिर करने की इच्छा नहीं होती है एंड सो ऑन। क्या लगता है आपको, मैनेजेबल है होमवर्क करना? एक एक क्वेश्चन ही मिलता है मैक्सिमम? मैनेजेबल तो है, बट मुझसे भी पूरा हर टाइम होता नहीं था। बट जितना हो सकता है उतना कर लेना चाहिए। राइट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर नहीं हो पा रहा तो बिल्कुल नहीं कर रहे। हाँ। जितना हो पा रहा है उतना मैक्सिमम आप कर लेते थे। हाँ, ये अप्रोच आपने सही बताई। कुछ लोगों को क्या लगता है ना कि एवरीवन इज आइडियल, लाइक आप रैंकर हो हम्म। तो आपका तो सब ऐसे 5 मिनट में हो जाता होगा और आप आराम से बैठे रहते होगे। इट्स नॉट लाइक दैट, एवरीवन, सबके लिए स्ट्रगल है वो। पर बात हम्म। होती है माइंडसेट की कि हम, वी नीड टू कीप द बॉल रोलिंग। कभी ज्यादा फास्ट, कभी स्लो, पर अपनी गाड़ी चलती रहनी चाहिए। तो अगर हाँ। होमवर्क भी मिला है, पूरा नहीं हो पा रहा, जितना हो रहा है उतना करो। किसी दिन नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, अगले दिन वाला करो। हाँ। 12 टेस्ट हो रहे हैं, 12 नहीं दे पा रहे, 10 टेस्ट दे दो। बट द थिंग्स शुड गो ऑन। चलो बढ़िया है। उसके बाद यार सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है क्लासेस के बाद। लास्ट क्लास में तो मैं सबको बता देता हूँ रिवीजन की प्लानिंग ऐसे ऐसे करना है। हम्म। बट उसके बाद से लेके एग्जाम आने तक में वो रिवीजन सब अपने अपने तरीके से करते हैं। तो आपका रिवीजन का प्लान कैसा था और कितनी बार आपने कॉस्टिंग रिवाइज किया? एंड हाउ वाज योर मैं- वे ऑफ कंप्लीटिंग द कॉस्टिंग रिवीजन? मैंने हर सब्जेक्ट 2 बार रिवाइज किया था। ओके, हर सब्जेक्ट 2 बार, मतलब कॉस्टिंग भी आपने 2 बार किया। हाँ। एंड किस तरीके से आपका पढ़ने का पैटर्न था? लगे एक दिन में आप तुम 2 सब्जेक्ट पढ़ते थे या फिर कॉस्टिंग को 3 घंटे देते थे और ऐसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, या फिर एक ही सब्जेक्ट फुल डे पढ़ते थे? कैसा पैटर्न था आपका? मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने का ट्राई करती थी। अच्छा, तो उसमें एक मोस्टली, थ्योरी, एक प्रैक्टिकल। ओके, मतलब अगर आप जिस समय कॉस्टिंग उठा रहे होगे तो फिर आप ज्यादा आवर्स देते होगे ना उसको, 6-7 घंटे भी देते होगे शायद। हाँ, वो डिपेंड करता था मैं उस दिन कौन सा चैप्टर या क्या कर रही हूँ। ओके। उस हिसाब से टाइम एलोकेट कर लेती थी। तो आप टाइम टेबल जैसी कोई चीज बनाते थे कि इतने दिन में मुझे ये करना है, इतने वीक में ये करना हाँ, है? लाइक मैं प्लान रखती थी कि इस वीक में इतना कंप्लीट करके रखना है। और हम्म। ट्राई करती थी कि उतना अचीव कर लो। और कभी नहीं अचीव होता था तो फिर क्या माइंडसेट होता था? फिर वो नेक्स्ट वीक के टाइम टेबल में डाल दो उसे। हाँ, मतलब इट हैपेंस। प्लान करना है, प्लान और हाँ। एक्चुअल्स तो डिफरेंट रहेंगे, वेरिएंसेस तो हमेशा आएंगे। इट डज नॉट मीन कि बिजनेस बंद कर देना। एक वही। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी भी वेरिएंसेस आएगी तो बिजनेस तो बंद नहीं कर देगी। वैसे आपको भी प्लानिंग जारी रखनी है और प्लान अपडेट करते हैं। अगले बार हाँ। सोच लेते हैं, अगली बार थोड़ा सा, थोड़ा और स्पीड करके ये वाला वहां कवर अप कर लेंगे एंड सो ऑन। बढ़िया। अच्छा है। तो ये चीज मेरे को आपसे बात करके अच्छी लगी कि आपके साथ भी प्रॉब्लम्स आती थी, बस आपका पॉजिटिव अप्रोच था, ये जो है आपको आगे तक लेकर गया। एज फार एज रिवीजन इज कंसर्न, तो मैं समझ गया कि आपने दो दो रिवीजन का पैटर्न बनाया, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल के हिसाब से आप चले। नंबर ऑफ आवर्स बहुत फेवरेट चीज है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि रैंकर लोग कितने घंटे पढ़ते हैं, आपका क्या था इसमें? तो मेरा रिविजन के टाइम 8-9 आवर्स था डेली। ठीक है। तो लाइक आखिरी तक उतने रहता था या बढ़ गया था फिर? आखिरी में आते आते थोड़ा बढ़ गया था, 10 तक चला गया था। ओके। बट स्टिल 8-9-10, मतलब ये जो बोलते हैं कि 16-17 घंटे सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? मुझसे तो नहीं होता है। ट्रू। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है, व्हेन आई वाज आल्सो स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता था अगर मैं एफिशिएंटली, इफेक्टिवली अगर मैं 10 घंटे पढ़ लेता हूँ ना, तो मोर देन सफिशिएंट होगा, क्योंकि बॉडी की कैपेसिटी भी नहीं बचती उसके बाद। तो अगर वही। आप, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो ऑलरेडी आपका, आपका माइंड इतना कंज्यूम हो रहा है कि आप आगे कुछ कर नहीं पाते। अच्छा। फिर एक दूसरा चैलेंज आता है बच्चों को लास्ट 1.5 डेज में। तो लास्ट 1.5 डेज में क्या क्या पढ़ना था कॉस्टिंग में, ये आपने कैसे डिसाइड किया था? लास्ट मैंने पहले एक बार 1.5 डेज का प्रैक्टिस करके देख लिया था रिविजन, कि 1.5 डेज में कैसे करना है। अच्छा।
तो उसमें तो मेरे प्रॉब्लम तो पास क्वेश्चंस की आती है ना कि कौन कौन से क्वेश्चन करना है, तो आपने कैसे शॉर्टलिस्ट किए थे? तो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा था क्वेश्चंस जो मेरे को प्रैक्टिस करना है। और ये मार्किंग कब की थी आपने? ये मैंने क्लासेस में भी कर ली थी और फर्स्ट रिवीजन के टाइम कर लिया था। मोर इफेक्टिवली फर्स्ट रिवीजन में हुआ होगा आपका, हाँ। क्योंकि तब तक आप सब्जेक्ट को जानते थे। क्लासेस के दौरान तो हमको सब कुछ नया लगता है ना। हाँ, तो वो फर्स्ट रिवीजन में डिसाइड कर लिया कि ये टफ लग रहा है तो इसे प्रैक्टिस करके जाना है। ग्रेट ग्रेट। और वो चीज़ फिर, और ये आपने जो बोला कि आपने उसको पहले भी प्रैक्टिस कर लिया था 1.5 डेज को, तो ये हाँ, किस तो तरीके मैंने से किया था मॉक? फर्स्ट रिवीजन 7 डेज में कंप्लीट किया था। और ठीक है। सेकंड रिवीजन मैंने वो 2 डेज का टारगेट रखा था, 2 डेज में कंप्लीट करना है एक सब्जेक्ट। अच्छा, तो काइंड ऑफ मॉक जैसा हो गया, 1.5 डेज का हाँ। मॉक मॉक जैसा हो गया। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने एमटीपी एक पेपर पूरा लिख के देख लिया था, आईसीआई का। अच्छा, तो कॉस्टिंग का मॉक टेस्ट पेपर हो गया था टाइम से पूरा 3 घंटे में? हाँ, अच्छा, कितने मार्क्स आए थे, चेक किया था? किया था, 60 के आसपास कुछ था। अच्छा ग्रेट, सही है। पर ये चीज़ आपने बहुत अच्छी करी, लाइक आपने 1.5 डेज का रेप्लिका पहले खुद ट्राई करके देख लिया, प्लस आपने पेपर भी देकर देख लिया, तो दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस होगी। और मुझे लगता है ज़रूर आपको वहाँ कुछ ऐसी गलतियां मिली होंगी जो आपने पेपर में अवॉइड कर ली होंगी फिर। हाँ। बहुत बहुत अमेजिंग। एंड अगर मैं एक्चुअल पेपर की बात करूँ तो वो इस बार तो रिलेटिवली इजी आया था। और पेपर देख के आपका वो पूरा 3 आवर्स का कैसा रहा, मतलब 15 मिनट्स रीडिंग टाइम और बाकी के 3 आवर्स सब कुछ सही से चला था, या फिर कुछ जगह पर आप स्टक भी हुए थे, गलती भी हुई थी? सब कुछ ऐसे पहले तो स्टार्टिंग में तो सब अच्छा था, बट एक क्वेश्चन में मेरा शायद थोड़ा डाउट हो गया था तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा वेस्ट हो गया। हम्म। बाकी ओवरऑल तो ठीक था, बट थोड़ा सिली मिस्टेक्स हो गया था मेरे से क्वेश्चन रीडिंग के टाइम पे। एक अच्छा। क्वेश्चन टोल का क्वेश्चन था जिसमें मैं डिवाइड गलत नंबर से करके आ गई लास्ट का आंसर। अच्छा, ये आपको बाद में रियलाइज हुआ होगा पेपर के बाद? हाँ। अच्छा, मतलब और नंबर आपके बढ़ सकते थे अदरवाइज। चलो, होता है, इट्स ओके। बट वही बात है कि अगर हमने ऑलरेडी इतनी सारी प्रिपरेशन करी है तो देर इज अ मार्जिन ऑफ मिस्टेक, कि अगर हम वो मिस्टेक कर भी देते हैं तो ऑलरेडी हमारे इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं। और रैंक का हम्म। कभी सोचा था क्या? नहीं, नहीं। नहीं सोचा था? अरे वाह, क्या बात है, तो बहुत बड़ी बात है कि आपने रैंक का सोचा भी नहीं था और रैंक आ गई। तब तो और खुशी की हाँ। बात है, एक्सपेक्टेशन थी नहीं। एंड ग्रेट। तो एज अ रैंकर, अब ना मैं लाइक 2-3 पॉइंट्स आप कुछ ऐसे बताइए, नॉट सब्जेक्ट स्पेसिफिक, बट जो चैलेंजेस आपने फेस किए ओवरऑल द इंटर इंटर की पूरी जर्नी में। और वो चैलेंजेस के सामने, जैसे कि बोथ ग्रुप रहता है, तो भाई सिंगल ही ग्रुप दें या सेकंड ग्रुप दें, जब आप एक ग्रुप पढ़ लेते हो तो दूसरे ग्रुप को पढ़ते समय पिछला ग्रुप भूलते जा रहे हो माइंड में। ये सब चैलेंज आपको आते थे क्या? हाँ, तो आपने ये सबको कैसे ओवरकम किया था? मैं जब ए ग्रुप का प्रिपरेशन करी थी तो मैं एक पे ही फोकस किया, मैंने फिर ग्रुप 2 के टाइम ग्रुप 1 पे फोकस नहीं किया। ओके। क्योंकि रिविजन के टाइम सारा रिकॉल हो गया था, क्योंकि पहले एक बार ठीक से किया हुआ था। तो मतलब वन शॉट का ग्रुप हेल्प वन के लेके हो बाद, गया था। मतलब ग्रुप वन के बाद ग्रुप टू किया, और जब ग्रुप टू किया तब पूरा फोकस ग्रुप टू पर किया। और जब हाँ। रिवीजन में वापस आए तो भले वहां 3 महीने का गैप था तो भी ग्रुप वन याद आया है ना? हाँ। यही मैं बच्चों को बोलता हूँ, लोगों को क्या लगता है कि वो भूल जाएंगे तो भूल ही जाएंगे। आपने अगर क्लासेस करी हैं तो जब आप रिवीजन फेज में आओगे तो आपको चीजें याद आती हैं, राइट? हाँ, एक दो टॉपिक मिडिल में रिकॉल किया होगा, बट मोस्टली सारा आ जाता बाद है। में ही किया, रिविजन के टाइम वापस पिकअप और किया। रिवीजन वीडियोस हैं सारे सब्जेक्ट्स के, ऑब्वियसली हाँ। आपको वीडियोस देखने आपको तुरंत चीजें रिकॉल हो जाती। आई थिंक किसी से भी आप क्लास लो, सभी के आज के समय में रिवीजन वीडियोस भी अवेलेबल हाँ, है, तो वो भी काफी हेल्पफुल हो जाता है। बढ़िया। हाँ, तो मैं वापस उस पॉइंट पर आ जाता हूँ कि ओवरऑल ये पूरी जर्नी में इंटरमीडिएट की कुछ 2-3 पॉइंट्स आप ऐसे अपने जूनियर्स को गाइड कर दीजिए, या फिर मैं ऐसा बोलूँ सिंपल वर्ड्स में कि अगर आज आप सीए फाउंडेशन क्लियर करके इंटर में जा रहे होते, सो वो एक एडवाइस जो आप अपने आप को दे रहे होते वो क्या होती? मैंने स्टार्टिंग के टाइम थोड़ा ज्यादा वेस्ट किया, मेरे को लगा सब एंड पे कंप्लीट हो जाएगा। बट फिर एंड में वो कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे को बहुत मेहनत लगा एंड में। तो थोड़ा पहले से प्लान करके चलना चाहिए, ये ओके। एडवाइस मैं दूंगी। कैजुअल नहीं रहना चाहिए, पहले से ही वो स्पीड हाँ, वो रखनी चाहिए स्टार्टिंग जैसे। में लगता है सब कंप्लीट हो जाएगा, बट फिर एंड के टाइम पे बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ा। समटाइम्स लेटर बिकम नेवर। इसलिए उस जो तुरंत हो रहा है उसको तुरंत खत्म करो, है ना? वो हाँ। आपने टेस्ट वाली बात से भी बताया, दैट ऑल्सो वेरीफाई हियर। चलिए, बहुत अच्छा लगा। दिग्वी, आपके घर में अभी कोई है क्या, आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा? हाँ। मम्मी। आप मम्मी ये- को बुलाइए। हाँ, ठीक है ठीक है। हेलो। हेलो हेलो, नमस्ते मैम। आइए, वेलकम। नमस्ते सर। कैसी हैं नमस्ते। आप? बिल्कुल बढ़िया। तो दिग्वी का रिजल्ट देखकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। दिग्वी ने बताया कि रिजल्ट आते साथ उसने आपको ही सबसे हाँ पहले हाँ बताया था और मम्मा बहुत खुश थी। तो हाँ 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 ये खुशी जो है, ये लाइक हर एक स्टूडेंट जो है अपने पेरेंट्स के चेहरे पे देखना चाहता है। लेकिन हाँ हाँ। पेरेंट्स को ही पता होता है कि उन्होंने और हम्म। बच्चे ने दोनों ने कितनी मेहनत और सेक्रीफाइस करी है। तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दिग्वी जो मेहनत करती थी, आप थोड़ा सा हमको शॉर्ट में बताएंगे कि इस पूरे पिछले 1 साल से 8-9 महीने से उसने कितनी मेहनत हाँ, करी इस एग्जाम के लिए। तो मेहनत बहुत की है। बहुत मेहनत करती थी। बहुत मेहनत की है। तो मतलब। मतलब पढ़ते हुए देखा, मतलब ऐसा लगता था कि नहीं इस बार थोड़ी सीरियस है। पढ़ रही है, पढ़ती तो वो हमेशा से थी। हम्म। पर इस बार ऐसे लगा नहीं, थोड़ी सीरियस है पढ़ाई को लेकर। आपको लगा कि इंटरमीडिएट का सीए का एग्जाम है, मतलब ये पहले से और ज्यादा मेहनत कर रही है स्कूल टाइम से और हाँ। फाउंडेशन टाइम से। हम्म। सही, तो तो आपको भी पहले भरोसा से हो। थोड़ी सीरियस है। आपको भी हाँ, भरोसा हो गया भरोसा होगा कि था बहुत कि अच्छा कर। पास हो जाएगी। सही है, सही है। और मैं दिग्वी को भी बुलाना चाहूंगा, आप दोनों स्क्रीन में रहना। दिग्वी, एक बार आप आइए। अब सबसे बड़ा जो हिडन एफर्ट रहता है ना, वो पेरेंट्स का होता है। तो मम्मी का क्या सपोर्ट था, आप बताइए थोड़ा सा। लाइक मम्मी आपका। का सपोर्ट मम्मी का सपोर्ट ये था कि मम्मी रूम में आती नहीं थी। अच्छा। तो वो भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, मैं आपको बताऊं वही कई। सबसे बड़ा सपोर्ट है कि मॉम के आने से बच्चे एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सब बातें एक साथ घूमती हैं। जब आप रूम में आते ही नहीं है तो बच्चा सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करता है। नहीं, और दूसरे कभी फंक्शन, सोशल फंक्शन कुछ होता होगा तो उसमें भी तो आप सपोर्ट करते होंगे कि कोई बात नहीं, तुम मत आओ, हम लोग हाँ अपने लेवल पे निपटा लेंगे। ये हाँ सपोर्ट भी तो हाँ। पेरेंट्स से एक्सपेक्टेड होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम आप आए सेशन में। एंड अगेन बहुत थैंक बहुत यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी और सर को भी। उनको भी हमारी पूरी टीम की तरफ से आप बधाई दीजिएगा। एंड इसी तरीके से ठीक है। इंटरमीडिएट में अब वो आर्टिकलशिप भी बहुत अच्छे से करे और जल्दी जल्दी सीए बन जाए। यही ओके, शुभकामनाएं। थैंक यू। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू नमस्ते। दिग्वी। बाय बाय।